हेलो पीपल, कैसे आप सभी लोग? एवरीथिंग एब्सोल्युटली फाइन। आइए क्लबिंग की बात करते हैं। सीए में इंटर डायरेक्ट एक्सेस के लिए ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। इसमें हम क्लबिंग के कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, क्लबिंग के क्वेश्चंस को भी देखेंगे सीए में इंटर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव के हो या फिर आप सीए इंटर देने जा रहे हो, आपके लिए वीडियो पूरी तरीके से रिलेवेंट है। कंसेप्ट तो कंसेप्ट ही रहने वाले हैं। लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपने एक बार आपके रिस्पेक्टिव स्टडी मटेरियल्स एक बार देख लेना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं रिस्पेक्टिव स्टडी। लेट्स गो। सो सर, ये जो सेशन होगा मैं फटाफट से आपको बहुत सारी चीज गो थ्रू करवा लूंगा, जो भी क्लबिंग के अंदर में है, जो भी पूरी की पूरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो भी, और उसके अलावा भी जो क्लबिंग के प्रोविजन है सब। लगभग 1 घंटे के अंदर ये वीडियो उसके अंदर ही कोशिश करूंगा कंप्लीट हो जाए। हम लोग लाइव बैच में काफी इसको डिटेल में ले रहे हैं यहाँ पे, बट आपको उसको ब्रेक डाउन करके रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इजीली पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप इसको एंड मोमेंट पे एज अ टूल फॉर रिवीजन भी यूज करें। ठीक है, क्योंकि टॉपिक छोटा है, टॉपिक ऐसा नहीं है पीजीबी पे जैसा कि यार लाइव रेगुलर लेक्चर जो होगा, डिटेल लेक्चर जो होगा 20-25 घंटे लगेंगे, रिवीजन को 4-5 घंटे लगेंगे, ऐसा नहीं है। ये टॉपिक जो है इसको आप डिटेल में भी करो तो भी 1.5-2 घंटे के आसपास लगेगा, शॉर्ट में भी करो उतना ही समय लगने वाला है, पॉइंट्स उतना ही है। ठीक है, चलिए पहले तो 5 हेड्स के बाद क्लबिंग की बात कब आती है? क्लबिंग की बात सर तब आती है जब आप कोई ऐसी चीज करते हो जिससे आपका टैक्स डिविजन हो जाता है। यानी कि मैं चाह रहा हूं कि यार कोई इनकम मैं मेरे स्पाउस को ट्रांसफर कर दूं और मैं बता दूं यार देखो मेरे को तो इतना टैक्स आ रहा है, तो एक काम करते हैं, स्पाउस को तो टैक्स ही नहीं है, स्पाउस के हाथ में इसको टैक्स करवा देते हैं। ठीक है, बट ये चलेगा क्या? अगर ये स्पाउस का इनकम है सच में तो चलेगा, बट अगर ये मैं मेरा टैक्स कम करने के लिए कर रहा हूं तो ये नहीं चलेगा। वो आकर के फिर से क्लब हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा मेरे इनकम के अंदर में। दैट इज द बेसिक मोटिव, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक सर, क्लबिंग ऑफ इनकम। तो इनकम क्लब कब कब होगा उसके बारे में बात की जाती है। यहां पे कुछ जनरल रूल्स है सर, ध्यान दीजिएगा, समझने पे फोकस करिएगा। नोट्स वगैरह आपको सब टेलीग्राम केसिफाइंग टैक्स के अंदर पे मिल जाएंगे, उसका लोड मत लीजिए। ठीक है, कब कौन से केस में क्लबिंग ऑफ इनकम करना है? देखिए यहां पे क्या बोलता है, द इनकम विच इज टू बी क्लब शैल बी फर्स्ट कंप्यूटेड इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट एंड ऑल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू सच इनकम शैल बी अलाउड एंड देयर आफ्टर द इनकम शुड बी क्लब। तो पहले जिसके हाथ में पैसा आया हुआ है, मेरे स्पाउस के हाथ में पैसा आया हुआ है, वो पूरा कैलकुलेट कर लीजिए, इनकम रिसीट माइनस एक्सपेंस एक्सेट्रा सब कुछ कर लीजिए, फाइनल अमाउंट आ जाएगा। फिर सोचिए कि यार ये स्पाउस के हाथ में जाएगा या उसी के हाथ में रहेगा। ठीक है ना, क्लबिंग का हेड होता है क्या सर? कौन सा? इनकम शैल फर्स्ट बी कंप्यूटेड in the hands of recipient and then clubbing shall be made headwise. clubbing headwise ही होगा। like for example, अगर minor child का बैंक इंटरेस्ट है, इसको क्लब करना है तो ये पेरेंट केस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जा सकता है। कब जा सकता है, जाएगा नहीं जाएगा देखेंगे। ठीक है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A सर, इसका डिडक्शन मिलता है कि हाँ अगर क्लबिंग होता भी है तो भी 80C to 80U के अंदर में डिडक्शन मिल जाता है। ऑब्वियसली कुछ टर्म्स कंडीशंस जो है वो हम फॉलो करेंगे। ठीक है, क्लबिंग ऑफ नेगेटिव इनकम मतलब अगर चाइल्ड का लॉस है या स्पाउस का लॉस है तो वो अगर क्लब होता है मेरे पास, तो क्या मेरे लिए भी वो लॉस होगा क्या सर, हाँ या ना? ठीक है, आइए देखते हैं। लॉस फ्रॉम द सेम सोर्स शैल आल्सो बी क्लब्ड। ठीक है, वेर एन इनकम इज लायबल टू बी क्लब तो लॉस भी क्लब होगा। अगर इनकम ही लायबल टू क्लब नहीं है तो लॉस भी क्लब नहीं होगा सर। ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट, सेक्शन नंबर 60। क्या बोलता है ये? अगर आपने एसेट ट्रांसफर नहीं किया, फॉर एग्जांपल मेरे नाम पे 10 प्रॉपर्टी है लेट्स से, ठीक है, 10 प्रॉपर्टी में से 10 के 10 प्रॉपर्टी का इनकम मुझे आता है, रेंटल इनकम। ठीक है, अब मेरा इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, टैक्स बहुत ज्यादा भरना पड़ता है, तो मैंने क्या किया, इस 10 प्रॉपर्टी में से 4 प्रॉपर्टी का इनकम जो आ रहा है वो मेरे वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। नाउ द पॉइंट ओवर हियर इज ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनके हाथ में, मेरे स्पाउस के हाथ में वो जो 4 प्रॉपर्टीज का इनकम है टैक्सेबल रहेगा क्या? आंसर इज नो। व्हाई? प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पे ना, आपको अगर करना ही है ना ट्रांसफर तो आप प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर करिए, प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर करिए, फिर जो रेंट आएगा वो उनका, तब चल जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं ये, इनकम ट्रांसफर किया है विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट देन सच इनकम शुड बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर, जिसने ट्रांसफर किया हुआ है। राइट, सो पहले केस वेदर द ट्रांसफर इज रिवोकेबल और नॉट, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वेदर द ट्रांजैक्शन इज अफेक्टेड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ट्रांजैक्शन हो उस पे ये लग जाएगा। ठीक है, आइए रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? मतलब क्या मैंने ट्रांसफर कर दिया इस कंडीशन पे कि ट्रांसफर कर दिया, टैक्स भर दो उस पे क्योंकि इनकम आ रहा है, तुम्हारा इनकम है, तुम्हारा एसेट है, फिर इनकम टैक्स भरने के बाद वो प्रॉपर्टी मैंने फिर से ट्रांसफर कर ली, चलेगा क्या? ध्यान दीजिए, इफ एन एसेट ट्रांसफर्स एन एसेट अंडर रिवोकेबल ट्रांसफर देन सच इनकम जनरेटेड शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। क्यों ट्रांसफरर सर? आपने एसेट ट्रांसफर कर दिया ना, फिर भी आपके पास टैक्सेबिलिटी। हाँ, क्यों? क्योंकि मैंने रिवोकेबल ट्रांसफर किया है। रिवोकेबल ट्रांसफर मतलब मैंने ट्रांसफर कर दिया एसेट, इनकम टैक्सेबल हो जाएगा अब आपके हाथ में। हाँ, फिर मैंने बोला अभी इनकम टैक्स होगा ना, प्रॉपर्टी वापस मेरे नाम पे कर दो, ये नहीं चलेगा, रिवोकेबल नहीं होना चाहिए, इररिवोकेबल होना चाहिए। ठीक है, रिवोकेबल ट्रांसफर क्या बोलता है? एज पर 63A a transfer shall be deemed to be revocable if it contains any provisions of retransfer directly or indirectly to the original transferor। आप और किसी थर्ड पार्टी को कर सकते हो, मुझे नहीं कर सकते वापस से। ठीक है, if it in any way gives the transferor a right to reassume the power, कोई भी वजह से, तो भी प्रॉब्लमेटिक है। एक्सेप्शंस क्या है इसके अंदर में, आइए समझते हैं। a transfer by way of creation of trust
a transfer which is irrevocable during the lifetime of the transferee. A transfer made before 1461 which is not revocable for a period exceeding 6 years. In any case, transferor must not derive the benefit. तो पहले तो मुझे बेनिफिट नहीं आना चाहिए। दूसरा, एक फैमिली का ट्रस्ट बनाया है जिसमें हम सभी लोग बेनिफिशियरी है उस फैमिली के और उसमें एसेट को ट्रांसफर किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। या ये एसेट जो है ये इररिवोकेबल ट्रांसफर है, बट कब तक? जब तक वो ट्रांसफर ही जिंदा है तब तक। ट्रांसफर यानी कि स्पाउस अगर मर जाता है फॉर एग्जांपल, तो जो दूसरा स्पाउस है उसके हाथ में आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, वो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्ट आने से पहले 1461 से एक्ट आया है, उससे पहले अगर आपने ट्रांसफर किया और उसको रिवोकेबल रखा भी हुआ है, नॉट एक्सीडिंग 6 इयर्स, तो भी चलेगा, ठीक है। और आपको कोई बेनिफिट ड्राइव नहीं करना है। इसके अलावा सभी केसेस के अंदर में क्या हो जाएगा? क्लब हो जाएगा सर, ठीक है। सो व्हेन द पावर टू रिवोक द ट्रांसफर अराइजेस, ठीक है ना, पावर टू रिवोक द ट्रांसफर अराइजेस, तो ट्रांसफरेबल के अंदर में है। व्हेन पावर टू रिवोक डज नॉट अराइज, तो ट्रांसफरी के पास। तो मैंने ट्रांसफर कर दिया एसेट, मैं फिर से ले सकता हूं, हाँ अगर ले सकता हूं तो मेरे अंडर टैक्सेबल क्लब हो जाएगा। मैं नहीं ले सकता हूं तो उनके अंडर क्लब हो जाएगा। ऐसे ही स्पाउस की बात निकली ही है तो पाउस के साथ पैसा भी आएगा, रेम्यूनरेशन की भी बात होगी। अगर यहां पे ध्यान दीजिएगा, टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल शैल इंक्लूड इनकम अराइजिंग टू द स्पाउस बाय वे ऑफ सैलरी, कमीशन, फीस और एनी अदर रेम्यूनरेशन फ्रॉम एन एंटिटी इन विच आई हैव अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो मैंने 20% शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। सर 20% क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कंपनी के केस में बोलता है 20% के ऊपर होना चाहिए। तो मैंने 21% शेयर्स होल्ड कर रखे केसी इंडिया लिमिटेड में, और मेरे स्पाउस को वहां से सैलरी आ रहा है, कमीशन आ रहा है, फीस आ रहा है, कोई भी टाइप का रेम्यूनरेशन आ रहा है, और मेरी स्पाउस तो एक दिन भी ऑफिस नहीं जाती, काम नहीं करती, काम करती नहीं हो, बस ऐसे ही घर वालों को नाम डाल के रख दिया। क्यों? टैक्स कम लगेगा ना मुझे, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा कंपनी का, ठीक है ना। चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्लब हो जाएगा। किसके हाथ में? मेरे हाथ में क्लब होगा। बट यही अगर वो स्पाउस क्वालिफाइड है, से सीए है, वहां पे जा रही है, काम कर रही है, पूरा दिन काम कर रही है, संभाल रही है सब कुछ, सैलरी क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। सर कौन प्रूव करेगा? मुझे प्रूव करना है, मेरी जिम्मेदारी है प्रूव करना, ठीक है ना। एनी अदर इनकम नॉट स्पेसिफाइड अबव इफ एक्रूज टू द स्पाउस फ्रॉम विच from the concern in which SSC has substantial interest shall not be clubbed। मतलब ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है सर? सैलरी, कमीशन, फीस और कोई रेम्यूनरेशन जो मिलता है वहां से, ठीक है। कंपनी के केस में सर 20% और मोर एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अदर कंसर्न के केस में भी 20% ऑफ प्रॉफिट्स और मोर। रिलेटिव का मतलब कौन कौन है यहाँ पे? स्पाउस है, ब्रदर है, सिस्टर है, एनी लीनियल असेंडेंट, एनी लीनियल डिसेंडेंट। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं IFOS के अंदर, फिर से बात नहीं करेंगे। हाउएवर एक्सेप्शंस की मैं बात कर रहा था, अगर वो टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन परस्यू करते तो क्लब करने की जरूरत नहीं है। सर टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या हुआ है, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, यूनिवर्सिटी है, स्किल्स एक्सेट्रा काम कर रहे हैं, तो ये क्लब नहीं होगा। नोट वेयर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंसर्न, उस केस में क्या होगा? तो हस्बैंड का भी 20% है, वाइफ का भी 20% है। इन दिस पर्टिकुलर केस आपने क्या करना है? रेम्यूनरेशन फ्रॉम सच कंसर्न विल बी क्लब्ड, जिसका भी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग ये रेम्यूनरेशन हायर है। तो मेरा टोटल इनकम अगर ये रेम्यूनरेशन जो मुझे आ रहा है उसको छोड़ करके हाईएस्ट है, तो वो वाइफ का भी इनकम मेरे इसमें आ जाएगा और मेरा इनकम उनके इसमें चला जाएगा, अगर उनका ये रेम्यूनरेशन छोड़ के बाकी का इनकम जो है ये बहुत ज्यादा है तो, ठीक है। चलिए, where such income is once included in the total income either of the spouse, then such income arising for subsequent years cannot be included in any other spouse। However, AO कर सकता है अगर AO को लगता है तो, और वो आपको OBH देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर दे देगा, ठीक है। समझ रहे हो क्या इसका मतलब क्या है? देखिए सिंपल सी बात हो रही है, हस्बैंड और वाइफ दोनों जो है, दोनों का 20% स्टेक है कंपनी के अंदर में, तो दोनों को इस कंपनी से जो मिल रहा है उसके अलावा जो भी कमाया हुआ उन्होंने पूरे साल भर में कोई भी सोर्स से, जिनका इनकम ज्यादा, उसके पास दूसरे स्पाउस का भी टैक्स हो जाएगा। अच्छा ये तो एक बात होगी। अच्छा चलो मान लेते हैं इस साल में वाइफ का इनकम ज्यादा है, दूसरे साल में हस्बैंड का इनकम ज्यादा है, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, वापस चेंज नहीं करना है। बट एओ कर सकता है क्या? एओ कर सकता है अगर एओ चाहे तो, अगर वो सेटिस्फाइड है कि ये करना चाहिए क्योंकि हम फायदा उठा रहे गलत इस चीज का, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर दे करके कर सकता है, ठीक है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर नॉट हैविंग एनी अदर इनकम, उस केस में क्या करेगा? सच रेम्यूनरेशन विल नॉट बी क्लब्ड, सच रेम्यूनरेशन विल नॉट बी क्लब्ड। Computation of salary, fee, commission, remuneration. Income shall first be computed in the hands of the recipient and then बाद में उसको क्लब करना है। तो अगर कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, परक्विजिट एग्जामिशन ये है वो है, सब मिल जाएंगे पहले, बाद में उसको क्लब करना है फाइनल नेट इनकम निकाल करके। इनकम फ्रॉम द एसेट व्हिच इज ट्रांसफर्ड टू द स्पाउस, इनकम फ्रॉम द एसेट व्हिच इज ट्रांसफर्ड टू द स्पाउस, पहले रिलेटिव था, यहाँ ट्रांसफर टू स्पाउस है। देखिए ध्यान दीजिए क्या बोलते हैं, से नारायण है, ट्रांसफर मेड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन टू श्वेता, शी अर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एसेट। ये इनकम को हम क्लब कर देंगे ट्रांसफर के हाथ में, क्योंकि मैंने क्या किया है? एसेट ट्रांसफर किया, तो सिर्फ ट्रांसफर किया ना सर, उससे इनकम आ गया तो क्या करेंगे? बताता हूं कैसे आएगा ये, ध्यान दीजिए सामने। इन दी फॉलोइंग केसेस क्लबिंग प्रोविजन शैल नॉट बी अट्रैक्टेड व्हेन सच ट्रांसफर इज फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। वन, द ट्रांसफर इज अंडर एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, मतलब ये डाइवोर्स वगैरह के केसेस में है।
कई बार आपने देखा होगा कि डाइवोर्स हो जाता है तो हस्बैंड ने प्रॉपर्टी दे दी वाइफ को उस डाइवोर्स के चलते, तो इसकी बात नहीं हो रही है। कई बार एडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब सच में हस्बैंड ने वाइफ के नाम पे सेल किया, एक्चुअल में सेल किया, ये एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है तो की बात हो रही है। व्हेन द एसेट ट्रांसफर इज अ हाउस प्रॉपर्टी एज सच ट्रांसफरेबली गवर्न बाय सेक्शन नंबर 27, इन केसेस के अंदर में आपको ये क्लॉज नहीं लगता है, क्लबिंग नहीं होता है सर। ठीक है सर, मैरिटल रिलेशनशिप ध्यान दीजिए, द रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ मस्ट सबसिस्ट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द एसेट एज वेल एज ऑन द डेट ऑफ एक्रूअल ऑफ इनकम। नो क्लबिंग विल बी attracted if transfer is made before the marriage or if transferee is not the spouse of the transferor। तो मैरिज से पहले और डाइवोर्स के बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो फर्क नहीं पड़ता, हाउएवर पैसा भी तभी आ जाना चाहिए, बट अगर ये उस मैरिज के बीच में है जब मैरिज एग्जिस्ट करता है तो दिक्कत की बात है। सर पिन मनी की बात करते हैं, स्त्री धन पिन मनी, इनकम फ्रॉम एसेट्स एक्वायर्ड बाय स्पाउस आउट ऑफ पिन मनी और हाउस होल्ड सेविंग्स इज नॉट सब्जेक्ट टू क्लबिंग, राइट। तो मेरी वाइफ ने कहा कि यार आप मुझे पॉकेट मनी देते हो, 100 रुपए देते हो, मैंने उसमें से ना 80 रुपए ना सेव करके रखे, 20 रुपए खर्च किए, अब वो 80 ट्रांसफर मतलब उस 80 को कहीं इन्वेस्ट किया, पैसा कमाया, तो मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा क्या? नहीं, वो तो उसका स्त्री धन है, ठीक है ना। चलिए, सो पिन मनी इज डन। आइए, इन केस ऑफ ट्रांसफरिंग अ हाउस प्रॉपर्टी सिंस इट वाज नॉट कवर्ड अबव, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए, आइए समझते हैं। व्हेन द एसेट इज ट्रांसफर्ड is a house property, then same will not be covered by the provisions of this particular section, but it will be governed by 27 deemed owner in case of a house property, right। तो deemed owner के केस में हमने देखा हुआ HP के अंदर में, राइट, लाइव वालों हमने कल ही बात की है इसके बारे में क्या होने वाला है, ठीक है। आइए, नेचर ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन को मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। therefore natural love and affection, spiritual religious benefit cannot be treated as adequate consideration, कंपलसरी पैसे के टर्म्स में होना चाहिए। inadequate का मतलब क्या होता है, उसके केस में ट्रीटमेंट क्या जाएगा। if the property has been transferred to spouse or a son's wife directly or indirectly for which a consideration which is inadequate, then only the part of income which is referable to the transfer of inadequate shall be clubbed। तो अगर 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, हमने 50,000 लिए, तो 50% ही इनकम क्लब करेंगे, क्यों? क्योंकि 50% के बदले में तो हमने पैसा चार्ज कर लिया था, ठीक है। फॉर्म ऑफ एसेट, द एसेट सो ट्रांसफर्ड नीड नॉट रिमेन इन द ओरिजिनल फॉर्म, उसको आप चेंज करके लैंड है, लैंड पे बिल्डिंग चल गई, कोई दिक्कत नहीं है। एक्रीशन ऑफ द एसेट क्या बोलते हैं ये, इनकम अराइजिंग टू द ट्रांसफरी फ्रॉम द एक्रीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल नॉट बी क्लब्ड, क्या बोलते हैं ये सर, इट शुड नॉट बी क्लब, ठीक है। इनकम बढ़ रहा है, एक पोर्शन मिल रहा है उसका, एक्सेट्रा नहीं मिलेगा। सो लेट्स से मिस्टर एक्स ट्रांसफर्ड टू मिसेस एक्स शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी वर्थ ₹5 lakhs, मिसेस एक्स रिसीव्ड द बोनस share on such particular shares, dividend on original share shall be clubbed but dividend on bonus share shall not be clubbed। तो जो इनकम का यू कैन से पोर्शन बढ़ा हुआ है वहां क्लबिंग होगा क्या सर? डिविडेंड ऑन बोनस वहां क्लबिंग नहीं होगा, जो ओरिजिनल है उस पे ही क्लबिंग होगा। सिर्फ एक्रीशन मतलब जो ओरिजिनल मैंने ट्रांसफर किया उसके बेसिस पे और कुछ मिला, तो और कुछ जो मिला है उस पे कैपिटल गेन, मतलब उस पे कैपिटल गेन लगेगा, नॉर्मली उस पे क्लबिंग नहीं लगेगा, बट जो ओरिजिनल है उस पे क्लबिंग लगेगा क्योंकि वो तो मैंने ट्रांसफर किया था, ठीक है। कैपिटल गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सच पर्टिकुलर प्रॉपर्टी व्हिच इज गिफ्टेड टू द स्पाउस और सन्स वाइफ शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। इनकम ऑन इनकम, इनकम अराइजिंग टू द ट्रांसफरी ऑन द एक्यूमुलेटेड इनकम, उसको क्लब नहीं करना है। तो एक्रीशन वाली बात होगी ना, ये उसको क्लब नहीं करेंगे, ओरिजिनल इनकम को सर क्लब करेंगे, ठीक है। आप एग्जांपल्स एक बार बाद में चेकआउट कर सकते हो। एसेट ट्रांसफर्ड अंडर अ पर्टिकुलर ट्रस्ट, फैमिली ट्रस्ट एक्सेट्रा, वेयर एसेट इज ट्रांसफर्ड अंडर अ ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्स वाइफ, देन दिस प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस इवन इफ द एसएससी अपॉइंट हिमसेल्फ एज द ट्रस्टी, उससे फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर द डेथ ऑफ ईदर हस्बैंड ऑफ वाइफ, क्लबिंग प्रोविजन विल नॉट बी अट्रैक्टेड एज अ विडो और विडोवर इज नॉट अ स्पाउस। ये सिर्फ स्पाउस जब होता है इन लीगल टर्म्स तभी की बात होती है, अदरवाइज अंदर बात नहीं होती है। क्रॉस गिफ्ट की बात करते हैं, क्या बोलते हैं क्रॉस गिफ्ट, इफ द असेसिंग ऑफिसर इज कन्विंस्ड दैट सम गिफ्ट आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर इन अ सर्किटियस वे एंड देयर इज एन इंटेंशन टू इवेड द प्रोविजंस, ही में अप्लाई दी प्रोविजंस। अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि यार ये टैक्स की चोरी करने के लिए गिफ्ट वगैरह कर रहे हैं, तो उस केस में ऑफिसर के पास हक है, वो दोनों को क्लब कर सकता है। अगर उसे लगता है तो कौन से केसेस में लगेगा सर, ये तो डिपेंड करता है केस टू केस, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अमाउंट एसेट इन्वेस्टेड इन दी बिजनेस, बिजनेस में कोई पैसा डाला हुआ है, प्रोप्राइटरी बिजनेस है, पार्टनरशिप है। अगर प्रोप्राइटरी है, इनकम ऑफ सच बिजनेस, वैल्यू ऑफ सच एसेट्स एज ऑन द फर्स्ट डे से मल्टीप्लाई करके काम हो जाएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस बाय द ट्रांसफर एज ऑन द सेम डे के हिसाब से इसको काम आगे करके क्लब कर देंगे हम, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी है वो, या टोटल इन्वेस्टमेंट जो भी है उस फर्म में वो आ जाएगा, राइट। प्रॉफिट फ्रॉम फर्म शैल नॉट बी क्लब एज इट इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(2)(a। पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से क्या कमाता है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट ये तो प्रॉफिट की बात हो रही है, ठीक है। व्हाट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो तो आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा उस केस में, ठीक है ना। यहां पे क्या है सर, इनकम ऑफ सच बिजनेस जो है ये भी आ जाएगा, राइट। तो इनकम ऑफ सच बिजनेस लेना है, प्रोप्राइटरी केस में मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ सच एसेट्स करना है जिसके कारण वो इनकम आया है, डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट करना है। यहां पे भी लगभग सेम चीज, बट यहां प्रॉफिट नहीं है, यहां पे क्या है, कैपिटल का इंटरेस्ट ही आएगा सिर्फ, ठीक है। आइए उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज माइनर।
माइनर चाइल्ड है, 18 ईयर्स से नीचे है और उसने कुछ कमाया हुआ है, तो कौन सा, उसने जो भी चीज कमाई होगी वो कौन सा इनकम है और वो कौन से मदर के हाथ में टैक्सेबल होगा, फादर के हाथ में टैक्सेबल होगा, ये चेक करना है, ठीक है। इट शुड बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ द पेरेंट हुज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दिस माइनर इनकम इज हायर। तो अगर मेरी इनकम हायर है तो उसमें आ जाएगा, अगर स्पाउस की इनकम हायर है तो बच्चे का इनकम उसमें क्लब हो जाएगा, जिसकी इनकम हायर है, मतलब आप टैक्स इवेड नहीं कर सकते बेसिकली, ठीक है। सो पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्शंस क्या है, इनकम अराइजिंग टू द माइनर चाइल्ड ड्यू टू मैनुअल वर्क डन बाय हिम। सर ये तो चाइल्ड लेबर होगा ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, रेगुलेशंस अलग अलग है। चाइल्ड लेबर के रेगुलेशंस अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं 16 इयर्स के नीचे है, तो 16 या 16 से ऊपर 16 17 18 3 साल वो व्यक्ति काम कर सकता है, उसमें क्लबिंग नहीं होगा क्योंकि वो खुद काम कर रहा है, राइट। इनकम अराइजेस माइनर चाइल्ड ड्यू टू स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपीरियंस। माइनर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी और वो डिसेबिलिटी का बेनिफिट ATU के अंदर उसको मिल रहा है, उसके लिए इनकम वहां दिखानी पड़ेगी। नो एक्सेप्शन इज गिवन टू माइनर मैरिड डॉटर। इन केस ऑफ डीम्ड ओनर भी सेम देखा था, माइनर मैरिड डॉटर के केस में ये नहीं चलेगा। सर बट माइनर की शादी हो नहीं सकती, काफी जगह पे होती है आज भी, अगर हो गया तो क्या माइनर मैरिड डॉटर नहीं लेंगे? एग्जामिशन क्या मिलता है सर, अगर मैंने यू कैन से एज अ पेरेंट बच्चे की इनकम जो माइनर है क्लब कर ली है, तो उसमें दो चीजों में से मिनिमम मुझे जो है वो या लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 1500 या इनकम क्लब्ड विच एवर इज लोअर, इसका एग्जामिशन मुझे मिल जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी चाइल्ड। सच एग्जामिशन विल बी अवेलेबल फॉर ईच चाइल्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हुज इनकम इज बीइंग क्लब। 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों की इनकम क्लब हो रही है, तो सबके लिए 1500 1500 1500 या इनकम सो क्लब्ड विच एवर इज लेस वाला क्लब हो जाएगा। व्हेन मैरिज डज नॉट सबसिस्ट बिटवीन पेरेंट्स, मतलब अगेन डाइवोर्स वगैरह हो जाता है, उस केस में क्या होगा, इनकेस मैरिटल रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट, तो जो मेंटेन करता है माइनर चाइल्ड को, पर पेरेंट हु मेंटेन्स द माइनर चाइल्ड, से फादर के पास कस्टडी है, से मदर के पास कस्टडी है, जहां पे भी है वहां पे क्या हो जाएगा, जो मेंटेन कर रहा है उनके हाथों में टैक्स हो जाएगा। तो जहां मैरिज सबसिस्ट करती है वहां पे पेरेंट हुज टोटल इनकम इज हायर, जहां मैरिज सबसिस्ट नहीं करती है वहां पे पेरेंट हु मेंटेन्स द पर्टिकुलर चाइल्ड। आइए फिर से इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर्ड टू द स्पाउस। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये ट्रांसफर टू स्पाउस के केस में एक और चीज है, सब्सिक्वेंट ईयर्स का क्लबिंग क्या होगा, इसके बारे में हम बात करके आए हैं ऑलरेडी, राइट। कुछ नया नहीं है, इसके बारे में हम बात करके आए। क्या बात किया हुआ है हमने, अगर इनकम एक बार क्लब कर दिया कोई एक पेरेंट के पास, ठीक है ना, कोई एक पेरेंट के पास, देन सच इनकम अराइजिंग इन सब्सिक्वेंट ईयर्स शैल नॉट बी क्लब्ड टू अदर पेरेंट अंटिल AO इज सेटिस्फाइड। AO सेटिस्फाइड है तो बात अलग है। अच्छा AO खुद से कर सकता है, ये चेंज कर सकता है, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर दे देगा, ठीक है। चाइल्ड इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल इंक्लूड स्टेप चाइल्ड आल्सो, अडॉप्टेड चाइल्ड आल्सो, बट डज नॉट इंक्लूड ग्रैंड चाइल्ड। स्टेप चाइल्ड है चलेगा, मतलब अडॉप्टेड चाइल्ड है चलेगा, इनकम ऑफ अ मैरिड डॉटर नहीं चलेगा, ठीक है ना, माइनर मैरिड डॉटर नहीं चलेगा, राइट। चलिए सो यहां क्या बोलते हैं, दो 27(1) excludes married daughter but 64 does not exclude this exemption, hence income arising of minor married daughter shall be clubbed in the hands of the parents। इस केस में 64(1)(a) में when neither of the parents are alive, in that case it can be added to the income of guardian जो टेक केयर कर रहा है उस पर्टिकुलर माइनर का, अगर पेरेंट्स अलाइव नहीं है तो, ठीक है। कैपिटल गेन के केस में क्या हो जाएगा, shall be clubbed in the hands of parents। इनकम ऑफ द ईयर when minor attains majority, तो डज नॉट अटेन मेजोरिटी तो क्लब करेंगे, अटेन्स मेजोरिटी तो क्लब नहीं करेंगे उस मोमेंट से लेकर के। तो जिस मंथ में आप मेजर हो रहे हो, जिस ईयर में आप मेजर हो रहे हो, वहां से आगे क्लब नहीं होगा, ठीक है। आपने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसको आपने कन्वर्ट कर दिया HUF की प्रॉपर्टी में, आपकी प्रॉपर्टी आपको आपने HUF में डाल दिया, एज गुड एज आपने ट्रांसफर कर दिया स्पाउस को या आपकी फैमिली को। हाँ, तो कोई भी इंडिविजुअल जो मेंबर है HUF का, वो भी जरूरी है, हैज कन्वर्टेड अ प्रॉपर्टी आफ्टर 31/12/1969, और ये खुद ने एक्वायर की हुई है, ये कहीं से मिली नहीं, हमने एक्वायर की है, इनटू प्रॉपर्टी ऑफ HUF अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो एडिक्वेट के लिए है तो फर्क नहीं पड़ता, एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है तो दिक्कत है क्या, हाँ सर दिक्कत है। फॉर द पर्पसेस ऑफ टोटल इनकम ऑफ सच इंडिविजुअल फॉर एनी असेसमेंट ईयर commencing from 1/4/1971 income derived shall be deemed to be arising to the individual and not to the family। अगर ये inadequate के लिए किया गया है, अगर adequate के लिए किया गया तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए सो ओरिजिनल एक्वायर इंडिविजुअल ने करना चाहिए, इंडिविजुअल ने उसको ट्रांसफर करना चाहिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उससे फर्क नहीं पड़ता, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए करना चाहिए। तो बिफोर दी पार्टीशन एक्स्ट्रा इनकम जो भी होगा, ये पूरा इनकम हमारे हाथ में टैक्सेबल होगा, ट्रांसफरर के हाथ में। आफ्टर दी पार्टीशन इनकम फ्रॉम दी एसेट्स एट्रीब्यूटेबल टू दी स्पाउस ऑफ दी ट्रांसफरर केस में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद एसेट नीड नॉट बी इन दी ओरिजिनल फॉर्म, वो उसको फर्क नहीं पड़ता। लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी सेक्शन 65 में अब सब कुछ हमने बात किया, ट्रांसफरी को अगर जाता है तो ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो ट्रांसफरी का रोल क्या है इसमें, ट्रांसफरर ने क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, ट्रांसफरी की जिम्मेदारी बनती है कि चेक करना चाहिए कि ट्रांसफरर ने क्लब किया है या नहीं किया है, या ट्रांसफरी को फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसफरी अपना अपना ध्यान दे देगा, ट्रांसफरर को ही ध्यान देकर के उसको क्लब करना है। एप्लीकेबिलिटी वेयर बाय द रीजन ऑफ द प्रोविजंस कंटेंट इन दिस चैप्टर द इनकम ऑफ एनी एसेट
ऑफ अ पर्सन अदर देन द एसएससी इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम, उस केस में ये सेक्शन लग जाएगा। इंपैक्ट क्या है? ऑन द सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड बाय द एओ, द पर्सन इन हुज नेम सच एसेट स्टैंड्स shall be liable to pay that portion of tax levied on the SSC which is attributable to the income. Such liability cannot exceed the value of the asset. Where any asset is held jointly by more than one person, liability भी jointly and severably है. After application of the provisions of clubbing, income is taxable and tax liability arises in the hands of the transferor. But section 65 empowers the income tax authorities to serve demand notices in respect of the income transferred to the transferee also. Because ये क्या बोलता है, देखिए सिंपल सी बात है, इसको अगर आप थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। हम क्या बोलते हैं, पहले इनकम जो है इसको कैलकुलेट करिए, किसके हाथ में? ट्रांसफरी के हाथ में। फिर अगर क्लब करना है तो वो इनकम को निकाल करके यहां ट्रांसफर के हाथ में डाल दीजिए। तो अगर इनकम प्रॉपर्ली कैलकुलेट नहीं हुआ है तो उसके ऊपर टैक्स प्रॉपर्ली पे नहीं होगा। किसकी जिम्मेदारी? ट्रांसफरर की जिम्मेदारी। बट सेक्शन 65 क्या बोलता है, इन केसेस में एओ के पास राइट है, एओ के पास राइट है कि ट्रांसफरी को नोटिस भेजना कि आपका जो इनकम के ऊपर जो क्लब करके टैक्स हुआ है वो इनकम प्रॉपर्ली कैलकुलेट नहीं हुआ है, क्योंकि इनकम तो आपने रिसीव किया ना, तो उसको इनकम कैलकुलेट करना पहले आपकी जिम्मेदारी है, टैक्स बढ़ेगा स्पाउस। ठीक है। जनरल पॉइंट्स, टीडीएस वेयर इनकम इज इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, टीडीएस जो है इसका क्रेडिट जो है ये भी मिल जाना चाहिए। ठीक है। शैल बी गिवन टू द पर्सन इन हुज हैंड द इनकम इज टैक्सेबल। तो स्पाउस के नाम पे टीडीएस कट किया गया है, तो बेनिफिट तो स्पाउस को मिलना चाहिए ना। टीडीएस चैप्टर में जैसे हमने देखा हुआ है, नहीं बेनिफिट मुझे मिल सकता है क्योंकि इनकम के ऊपर टैक्स में भर रहा हूं। ठीक है। इस केस में अगर आपने एज अ ट्रांसफरी कोई टैक्स भर दिया ऑलरेडी, उसका आप रिफंड मांग सकते हो, बिल्कुल रिफंड मांग सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये यहां दिया हुआ है। एडवांस टैक्स पेड बाय द इनकम अर्नर से माइनर चाइल्ड स्पाउस एक्सेट्रा उनको रिफंड मिल सकता है। मोड ऑफ क्लबिंग कैन नॉट बी चेंज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू। आपको फायदा हो रहा है इसके लिए अभी आप उसको चेंज करो, नहीं चलेगा। ठीक है। राइट। इनकम टैक्स ऑफिसर भी इसको चेंज नहीं कर सकता है। इसी के साथ हमारा क्लबिंग का पार्ट कंप्लीट होता है। आइए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। ध्यान दीजिएगा, 20 मिनटों के अंदर खत्म हो जाएगा। Harish has transferred certain securities owned by him to a trust for his married sister Harsha as on 1/7/2022. He has the power to revoke the trust at his desire. On 31/3/2024 he revoked such trust. Income accrued for the previous year 22-23 is 1,20,000 and 1,50,000. क्या होगा इस केस में? And such income is received and enjoyed by Harsha since the asset has been transferred under revocable trust. Hence 61 के हिसाब से इनकम जो है इसको क्लब किया जाएगा। Shall be taxable in the hands of Harish. क्लब किया जाएगा। क्या बोलता हूं मैं? क्लब किया जाएगा। क्यों? रिवोकेबल ट्रांसफर है। राजा ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी ऑन 1/4/2022 to Rani with a clause that he will take the property back whenever from Rani whenever he requires. Right? Raja was in need of the property 1/4/2023 and he took it back. Annual value इतना है। क्लब करेंगे क्या? हाँ सर क्लब करेंगे। क्यों? ये क्या बोलता है, अगर रानी अलाइव नहीं रहती है और फिर आप लेते हो ये प्रॉपर्टी को अपने पास तो कोई दिक्कत नहीं, बट रानी जब तक अलाइव है आप रिवोक कर सकते क्या? नहीं कर सकते। ठीक है। सीमा ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी ऑन 1/4/2022 her property on Nima for the lifetime of Nima with the clause that after the date of Nima the property will be transferred back. She died on 1/4/2023 and Seema took the property back on 31/3/2024. सो क्या हो जाएगा इसमें? कोई दिक्कत है क्या? हाँ या ना? इनकम क्लब करेंगे क्या? नहीं करेंगे या करेंगे? देखिए क्या बोलते हैं, सिंस द एसेट हैज बीन ट्रांसफर्ड इज इरिवोकेबल, इन दैट केस आप यहां पे चार्जेबल हो जाते हो। हाउएवर इनकम शैल बी चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ सीमा एज बिकॉज आफ्टर डेथ ऑफ नीमा सीमा गॉट द पावर टू रिवोक द ट्रस्ट। इनकम इज क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर इवन द पावर हैज नॉट बीन एक्सरसाइज्ड। तो आइडियली क्लबिंग की अगर हम बात करें, देखिए तो नीमा को प्रॉपर्टी दिया गया और नीमा के पास होने के बाद प्रॉपर्टी ले ली गई। अब प्रॉपर्टी ले ली गई तो इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? सीमा के हाथ में। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉपर्टी वापस ले ली है। ठीक है ना। सो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में क्लबिंग लगेगा क्या? क्लबिंग इस केस में नहीं लगेगा, बट अल्टीमेटली इनकम ही सीमा के पास आ रहा है तो वही टैक्स पे करेगी। क्या इसको हम पहले के ईयर्स में क्लबिंग मानेंगे? हाँ सर क्लबिंग मानेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। कंप्यूटेशन भी दिया हुआ इसमें, आइए चेक करते हैं। राम एंड मिसेस राम होल्ड 20% and 30% इक्विटी इन आनंद लिमिटेड। दे आर एम्प्लॉयड इन आनंद लिमिटेड। टैक्सेबल सैलरी बीइंग 2,40,000 and 3,60,000 per annum विदाउट एनी टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अदर इनकम आर 70,000 and 1 लाख। मतलब अदर इनकम अपार्ट फ्रॉम दिस रेम्यूनरेशन इज 1 लाख रुपीज, जो ज्यादा है वाइफ के केस में। ठीक है। रिस्पेक्टिवली फाइंड ऑफ नेट इनकम व्हेन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। इन दैट केस हमने क्या करना है? व्हिचएवर इज हायर। तो मिसेस राम हैज हायर इनकम, देयरफॉर सैलरी ऑफ मिस्टर राम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिसेस राम। आइए कैलकुलेट करते हैं। तो सैलरी 2,40,000 to 3,60,000 है। क्लबिंग क्या करेंगे? यहां से इसको निकाल दीजिए, यहां ऐड कर दीजिए। इसका अदर इनकम यहां जाएगा, इसका अदर इनकम यहां जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अपना इनकम 3,60,000, स्पाउस का इनकम 2,40,000, अदर इनकम 1 लाख, टोटल 7 लाख के ऊपर टैक्स यहां भरा जाएगा और 70,000 के ऊपर टैक्स यहां भरा जाएगा। आई होप यहां तक बात क्लियर है। ऑनलाइन लाइव में जो देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2 तक अगर क्लियर है तो 2 टाइप करिए चैट बॉक्स में, 3 को आप कोशिश करिएगा। सॉल्व करते हैं 2 मिनट बाद।
कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक तो प्लीज लेट मी नो। बहुत इजी टॉपिक है, समझ भी गया होगा आपको और आपको अच्छे से आना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए सर डन। Mr. and Mrs. Om both are working in A Limited without possessing any technical qualification. These are the incomes. Salary दिया हुआ है, other income दिया हुआ है, other income किसका ज्यादा है, वाइफ का ज्यादा है, तो ये यहां से निकल के यहां चला जाएगा। मतलब 70,000 भी यहां टैक्सेबल, 2,20,000 भी यहां टैक्सेबल, 18,000 भी यहां पे टैक्सेबल। ठीक है, ये कब होगा, जब आपका सब्सटेंशियल क्या बोलते हैं इंटरेस्ट होगा, तब होगा। मतलब कौन से केस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है चेक करिए, पहले केस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है क्या, नहीं है, सेकंड केस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है क्या, नहीं है, थर्ड केस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है क्या, नहीं है, कोई भी केस में नहीं है। तो आइए तीनों केसेस में समझते हैं, यहाँ पे केस 1, केस 2, केस 3। आइए समझते हैं सैलरी के केस में क्या होगा। तो पहले केस में देखिएगा, यहाँ पे दोनों मिला के सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया 20, कितना आ रहा है 21%। ठीक है, दोनों मिला के कितना आ रहा है सर 20%, दोनों मिला के कितना आ रहा है सर 19%। ठीक है, चलिए केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में क्लबिंग होना चाहिए, क्यों 20% से ज्यादा होल्ड कर लिया है दोनों ने मिला के। और थर्ड केस में क्लबिंग होना चाहिए क्या, नहीं, क्यों 18 + 1 19, 19 है ना, क्लबिंग नहीं होगा, तो इसका सैलरी के ऊपर ये टैक्स भरेगा, इसके सैलरी के ऊपर ये टैक्स भरेगी, और अदर इनकम भी सेम। बट यहां पे क्लब हो जाएगा, कौन क्लब हो जाएगा, मिस्टर ओम के हाथ में क्लब हो जाएगा दोनों केसेस में। ठीक है ना, तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मींस दे आर नॉट होल्डिंग लेस देन 20, तो उसके केस में जहां पे वाइफ भी इंक्लूड हो जाती है। थर्ड केस में इट इज नॉट अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, तो देखो फर्क ही नहीं पड़ता उस पर्टिकुलर केस के अंदर में। ठीक है, यहां देखिए क्लब हो गया, यहां देखिए क्लब हो गया, यहां क्लब नहीं हुआ। अदर इनकम तो वैसे भी क्लब नहीं होना है, सैलरी एक्सेट्रा ही क्लब होगा। इमोशनल होकर दोनों इनकम को क्लब नहीं कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं ये, मिस्टर एंड मिसेस एक्स वर्किंग विदाउट पोजेसिंग क्वालिफिकेशन। केस 1, केस 2, केस 3। पहले केस में शेयर होल्डिंग कितना है 15 और 6 21 हो गया, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट लग गया, अदर इनकम है ही नहीं। यहां जहां पे अदर इनकम है, इसकी इनकम ज्यादा है, इसकी इनकम ज्यादा है, इसकी इनकम ज्यादा है, तो अगर अदर इनकम इसकी ज्यादा है तो टैक्सेबल सैलरी कहां हो जाएगी, यहां हो जाएगी क्या, नहीं, रुकिए 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 रुकिए, ये देखिए ये अदर इनकम है ना यहां तक, तो पहले केस में यहां इनकम ज्यादा है, मतलब 60,000 पे भी ये टैक्स भरेगी, 80 पे भी यही भरेगी, 1,20,000 भी यहां क्लब हो जाएगा, और ये बेचारा 50,000 पे टैक्स भर देगा। सेकंड केस में 60 भी यहां आ जाएगा, तो 1,20,000 प्लस 90 प्लस 60, और ये सिर्फ 65 पे टैक्स भरेगी। ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से, पहले केस में 1,20,000 पे भी, 60 पे भी, और अपना 80, और ये सिर्फ 50 पे। सेकंड केस में 1,20,000 60 और ये 90 और 65 पे। थर्ड केस में अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है ही नहीं, तो जिसको जो सैलरी मिली है वो उतना टैक्सेबल भर देगा, क्योंकि अदर इनकम है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार चेक कर लीजिए, लाइव ऑनलाइन वालों, आप 4 टाइप करके चैट बॉक्स में फटाफट से बताइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। मिस्टर एक्स गिफ्टेड, ध्यान दीजिएगा, Mr. X gifted 1,000 shares of a non-domestic company worth rupees 6 lakhs acquired on 15/3/2022 to Mrs. X out of natural love and affection। ऐसी मतलब कंसिडरेशन नहीं दिया हुआ है, राइट। On 31/1/2023 Mrs. X received dividend on these shares and then sold such shares and received consideration for it. Show the tax treatment as on 1/2/2023 Mrs. X invested 10,600 in case A, case B, case C. Case A, a house property from which rent is acquired, न्यूली फॉर्म्ड पार्टनरशिप फॉर्म, जहां पे इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, जिसपे इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है टैक्सेबल पोर्शन है वो है 13,250 एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जम्प्ट जो आता है। न्यू प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एंड कंट्रीब्यूटेड कैपिटल प्रॉफिट एक्रूड फॉर दिस 40 to 400।
याद आ रहा है? अभी जो हमने ऊपर प्रोविजन देखा ना, उसके रिगार्डिंग में ये है कि एक्रीशन ऑफ शेयर्स अगर होता है या एक्रीशन ऑफ इनकम अगर होता है, वहां पे क्या होगा? वहां पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आइए केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 के अंदर में डिविडेंड आया हुआ है सर, डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा क्या? किसके हाथ में टैक्सेबल होगा सर? मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्सेबल होगा। क्यों? आपने शेयर ट्रांसफर किए थे नेचुरल लव एंड अफेक्शन विदाउट कंसिडरेशन, तो जो भी उसके ऊपर पैसा आएगा उसमें से जो इनकम आएगा, एक्रीशन ऑफ इनकम नहीं, उसमें से जो इनकम आएगा, तो क्या हो जाएगा सर? 60,000 यहीं पे आ जाएगा। हाँ सर। उसके बाद सर आइए यहां देखिए नोट 1 देखिए, सेल कंसिडरेशन कितना है? 10 लाख से। सर कौन सा सेल कंसिडरेशन है ये चीज का, ठीक है ना? सो 10 लाख से यहां पे सेल कंसिडरेशन देखिएगा, ये रहा आपका 10 लाख सोल्ड शेयर्स 10 लाख, उसमें से एक्वायर उसको कितने में किया है हमने? 6 लाख में एक्वायर किया। सर कहां से आया 6 लाख में एक्वायर किया उसको? ये देखिए 6 लाख में एक्वायर किया था, ठीक है ना? तो यहां 6 लाख माइनस कर दिए, कितना आ गया? 4 लाख। 4 लाख क्या है सर? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। किसके हाथों में आ जाएगा? ये मिस्टर एक्स के हाथों में, क्योंकि मिस्टर एक्स की चीज थी वो जो मिसेस एक्स ने बेची, तो बोले पैसा मिसेस एक्स के हाथ में आ गया, क्लब होके कहां आएगा? वो मिस्टर एक्स के केस में आएगा, तीनों भी केसेस में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आइए नोट नंबर 2, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यहां देखिए यहां पे आपको दिख जाएगा 53,000, ये आ गया 53,000। म्युनिसिपल टैक्स दिया नहीं है, नेट एनुअल वैल्यू यही है, लोन इंटरेस्ट दिया नहीं है, 30% एनएवी जरूर लेना है, माइनस कर लीजिए 37,100 आएगा इनकम फ्रॉम दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब इनकम फ्रॉम दी हेड हाउस प्रॉपर्टी जब 37,100 आ रहा है, तो यहां देखिएगा ये 37,100 कैसे, कौन से रेशियो में डिवाइड किया इसको? मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स के केस में कौन से रेशियो में डिवाइड किया? कहां दिया हुआ है कुछ? हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम विच रेंट इज अर्न्ड, हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम विच रेंट इज अर्न्ड, कैसे रेशियो कहां से निकाला है सर? तो देखिएगा, अब आप बोलोगे कि यार इनकम फ्रॉम दी हेड हाउस प्रॉपर्टी जो है ये कितना था? 37,100, तो यहां पे 21 क्यों, यहां पे 16,100 क्यों आया? देखिए ये क्या बोलते हैं, शो दी टैक्स ट्रीटमेंट इफ मिसेस एक्स इन्वेस्टेड 10,600, तो पैसा आया कितना? 10,600 आया। आप एक काम करिए, कैलसी निकालिए, 37,100 डिवाइडेड बाय 10,60,000 करिए और मल्टीप्लाई बाय इनकी वैल्यू कितनी थी? 6 लाख से जब ट्रांसफर किया, मल्टीप्लाई बाय 6 लाख, देखिए 21,000 आ गया क्या? माइनस करिए फिर बाकी बचा हुआ अमाउंट 16,100 यहां पे आ गया, तो ये टोटल 10,60,000 उसको माइनस आप मतलब उसको आप डिवाइड करिए टोटल अमाउंट से, मल्टीप्लाई करिए 6,000 से, बिकॉज एक्स ने शेयर कितने के गिफ्ट किए? 60,000 के रुपीस के गिफ्ट किए, तो उतना पर्टिकुलर रेंट अमाउंट वहां चला जाएगा, ठीक है? सेकंड केस में अब देखिए शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म, ये तो एग्जेम्प्टेड है तो ये कहीं भी नहीं आएगा, और प्रॉफिट फ्रॉम प्रोप्राइटरी बिजनेस जो है, प्रॉफिट फ्रॉम प्रोप्राइटरी बिजनेस है, वो यहां आ जाएगा। प्रॉफिट फ्रॉम प्रोप्राइटरी बिजनेस नोट नंबर 3 में आइए, यहां देखिए, आइए समझते हैं। न्यू इन्वेस्टमेंट हैज बीन एक्वायर्ड आउट ऑफ गिफ्टेड मनी जो 6 लाख का है, डिविडेंड इनकम जो उसके ऊपर 4 लाख का है और 60,000 का है, मतलब कैपिटल गेन ये है, डिविडेंड ये है, और यहां पे आपका ये डिविडेंड है, ठीक है ना? ये गिफ्टेड मनी है, सॉरी ये गिफ्टेड मनी है, 4 लाख कैपिटल गेन है, 60,000 डिविडेंड है, ठीक है? हेंस इनकम शैल बी क्लब्ड इन द एंड्स ऑफ एक्स टू द एक्सटेंट ऑफ 6 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय टोटल 10,60,000, राइट? और बचा हुआ जो है वो वाइफ के हाथ में, ठीक है? अब यहां देखिएगा, ये वाली पार्ट को देखिएगा, तो ये केस ए के केस में भी सेम होता है, 21,000 16,100। केस बी देखिए, केस बी में क्या आ रहा है आपके पास? यहां पे केस बी जो है, केस बी के अंदर में आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट तो चला गया, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है यानी कि ये वाला पार्ट, इसको कैसे डिवाइड करेंगे? 13,250 डिवाइड बाय 10,60,000 मल्टीप्लाई बाय 6 लाख, कितना आता है? 7,500 यहां आएगा, बचा हुआ अमाउंट यहां आ जाएगा। तीसरे केस में जहां पे प्रॉफिट आपको मिलता है 42,400 डिवाइड करिए 10,60,000 मल्टीप्लाई करिए 6 लाख से, कितना आएगा? 24,000 ही आएगा, बचा हुआ यहां आएगा। तो ये टेबल ही सिर्फ इंपॉर्टेंट है, नोट्स तो आई गेस आपको भी समझ चुके होगे, आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर हो चुका है यहां पे तो हम बढ़ेंगे आगे। लाइव ऑनलाइन वालों जो लोग देख रहे हो, आपका अगर ये वाला पार्ट हो चुका है तो प्लीज 5 टाइप करिए चैट बॉक्स के अंदर। आई विल गिव यू अ मिनट एंड देन लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़े। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पे पूरी तरीके से। मिस्टर एंड मिसेस मंत्री हैव
इनकम अंडर दी हेड प्रॉफिट एंड गेन्स पीजीबीपी ऑफ 3 लाख रुपीस एंड 4 लाख रुपीस रिस्पेक्टिवली, दोनों का अलग से पीजीबीपी दिया हुआ है, अलग अलग अमाउंट। दे हैव 7 चिल्ड्रन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द इनकम। फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन, मतलब माइनर चाइल्ड का इनकम कैसे टैक्सेबल होगा उसके ऊपर पूरी चीजें है। फर्स्ट इज माइनर नहीं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ माइनर है, राइट। फर्स्ट इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हिज एनुअल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इज 4 लाख, हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज 30,000, ही हैज अ सन 4 ईयर ओल्ड हु हैज अर्न इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 5,000। ये 5,000 इस चाइल्ड के पास टैक्स होगा। ये 5,000 कहां टैक्स नहीं होगा, मिस्टर मिसेस मंत्री के हाथ में टैक्स नहीं होगा, क्योंकि उनका बेटा मेजर है और खुद कमा रहा है, वो खुद टैक्स हो जाएगा। उसका भी बेटा है, वो माइनर है, उसका टैक्सेबल उसके हाथ में जाएगा, ठीक है ना, ग्रैंड पेरेंट्स के हाथ में नहीं जा सकता। यहां पे बीइंग अ मैरिड डॉटर हु इज अ स्टेज सिंगर अर्न इनकम ऑफ 1 लाख रुपीस, शी अर्न इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट हैज बीन मेड फ्रॉम सच पर्टिकुलर इनकम। तीसरा है इज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी 80U एक्सटेंड 55%, ही हैज रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 40,000, तो ये आएगा नहीं आएगा देखते हैं। नेक्स्ट, has earned income of this out of his physical mental effort and has an expenditure of this, loss from house property is this, ठीक है। उसके बाद पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म अर्न इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल शेयर ऑफ प्रॉफिट, अदर टू पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर आल्सो मिस्टर एंड मिसेस मंत्री। देन हैज 1,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज ईच एक्वायर्ड थ्रू हिज विल ऑफ ग्रैंडफादर, इंटरेस्ट इज 10,000, एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है। लास्टली इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 500। टैक्स कैसे करेंगे आइए देखते हैं क्या किया हुआ है, पूरी तरीके से सामने ध्यान दीजिएगा। पहला क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम दी हेड हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में मिस्टर मंत्री और मिसेस मंत्री के हाथ में क्या जाएगा, किस तरीके से जाएगा, फोर्थ चाइल्ड का प्रॉपर्टी है। बट मुझे बात बताइए, अदर इनकम चेक करना पड़ेगा। अदर इनकम किसका ज्यादा है, मिसेस मंत्री का ज्यादा है, तो जो भी क्लबिंग होगा मिसेस मंत्री के हाथ में होगा। मिस्टर मंत्री के हाथ में क्लबिंग नहीं होगा सर, मिसेस मंत्री के हाथ में क्लबिंग होगा। क्यों, अदर इनकम मिसेस मंत्री का ज्यादा है, ठीक है। अब इन चाइल्ड लूजेस हाउस प्रॉपर्टी इनकम, फोर्थ चाइल्ड हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितना है 30,000, यहां नेगेटिव आ गया, ठीक है ना। अपना दोनों का बिजनेस इनकम आ गया 3 लाख 4 लाख। फिफ्थ चाइल्ड पार्टनरशिप फॉर्म, शेयर ऑफ प्रॉफिट कहां है, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट ये रहा 35, एग्जाम्प्ट हो जाएगा सर, बिल्कुल सर। सो इनकम के अंदर में शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। इंटरेस्ट फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म कितना है फिफ्थ चाइल्ड के केस में, इंटरेस्ट फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म 40,000 यहां क्लब हो गया देखिए, ठीक है ना। उसके बाद एग्जाम्पशन 1500 का मिलेगा, क्योंकि एक हर चाइल्ड के ऊपर 1500 का एग्जाम्पशन मिलने वाला है, ठीक है ना। तो यहां 1500 का एग्जाम्पशन मिल गया। सर यहां क्यों नहीं मिला एग्जाम्पशन, इनकम और लॉस और 1500 विच एवर इज लोअर, तो 30,000 ऑलरेडी लॉस है ना, तो बात खत्म। यहां पे 1500 का मिल गया, ये यहां पे इस वाले पार्ट का आ गया, ठीक है। सिक्स्थ चाइल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इंटरेस्ट ऑन सच डिबेंचर्स भी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है। सो 25,000 सर, 25,000 कैसे आया, यहां ध्यान दीजिएगा, मैं आपको 25,000 का कैलकुलेशन बताता हूं। अरे नीचे नहीं है क्या, हाँ यहां आइए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए कैपिटल गेन 25,000, तो ये सिक्स्थ चाइल्ड का जो केस है यहां 25,000 आ जाएगा। फिर सेकंड चाइल्ड के केस में देखिएगा, सेकंड चाइल्ड यहां पे बताया गया है, ये है आपका इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 8,000। सो ये सेकंड चाइल्ड 8,000। सर व्हाट अबाउट, सर व्हाट अबाउट सिंगिंग इनकम, वो तो आउट ऑफ नेचुरल एफर्ट है ना, हमारा टैलेंट है ना, वो नहीं आएगा। इंटरेस्ट उसके ऊपर अगर आ रहा है तो वो आ जाएगा। एग्जाम्पशन दे दिया, 6,500 कर दिया, ठीक है ना। चलिए उसके बाद सिक्स्थ चाइल्ड हो गया, यहाँ पे सेकंड चाइल्ड हो गया, इनकम जो है सिक्स्थ चाइल्ड। अब देखिए सर यहां पे आपने -1500 क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां क्या हुआ है, दोनों में से एक जगह कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट आ गया, उसके लिए एक्सपेंस आ गया, बचा हुआ टैक्सेबल हो गया, उसमें से माइनस कर दिया, आपका अमाउंट आ गया, ठीक है। सेवंथ चाइल्ड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट उतना ही माइनस कर दिया, नील आ गया, ये टोटल ले लीजिए, ये टोटल ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद डीडी डिपेंडेंट डिसेबल्ड 80U जो है वो भी चल सकता है, 80DD जो है ये भी चल सकता है। 80U तब चलेगा जब वो डिपेंडेंट नहीं है आपके ऊपर, 80DD तब चलेगा जब वो डिसेबल डिपेंडेंट है। तो डिसेबल डिपेंडेंट इसके लिए 75,000 यहां पे डाल दिया गया है, यहां पे ये अमाउंट आता है, यहां पे ये अमाउंट आता है। नीचे नोट्स आपको पूरी तरीके से दिए गए हैं, आप एक बार चेक कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आपको जा रही है तो आप मुझे बता सकते हो। आपने जो भी क्लबिंग किया हुआ, ये क्लबिंग हेड वाइज किया हुआ है, हेड वाइज क्लबिंग ही हमसे एक्सपेक्टेड था। अगर ये हो जाता है तो चैट बॉक्स में 6 टाइप करिए। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आगे बढ़े।
क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एचईएफ के रिलेटेड है। मिस्टर टोरी इज अ मेंबर ऑफ एचईएफ। इट कंसिस्ट ऑफ मिस्टर टोरी, मिसेस टोरी, मिस्टर टोरी इज मेजर सन एंड माइनर सन। ऑन 1/4/2021 मिस्टर टोरी ट्रांसफर्ड हिज हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर्ड थ्रू हिज पर्सनल इनकम टू द एचईएफ विदाउट एनी कंसिडरेशन। लग जाएगा क्लबिंग। एचईएफ इज पार्टीशन एंड सच प्रॉपर्टी इज बीइंग डिवाइडेड इक्वली। नेट एनुअल वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज 80,000 एंड 1 लाख रुपीस। सेट द ट्रीटमेंट। क्या करेंगे सर, क्या करेंगे? 2022-23 असेसमेंट ईयर का अलग ट्रीटमेंट होगा, 23-24 का अलग होगा। क्यों? क्योंकि आपका नेट एनुअल वैल्यू ज्यादा है। तो ये कितना है? 80,000। नेट 30% माइनस करिए, 56,000 मिस्टर टोरी के हाथ में क्लब हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इन एडिक्वेट कंसिडरेशन। एडिक्वेट कंसिडरेशन होता कोई दिक्कत नहीं होती। यहां पे क्या होगा? सब कुछ सेम, 70,000 क्लब हो जाएगा वहां पे। बट यहां पे ध्यान दीजिएगा, पार्टीशन कब हुआ था? इनकम अर्न्ड टिल पार्टीशन 17,500 ही ट्रांसफर के हाथ में होगा। उसके आगे का जो है, जो पार्टीशन के बाद होगा, वो क्लब होने वाला है क्या? राइट नहीं, वो क्या हो जाएगा? वो बाकी फैमिली मेंबर्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड हुई है। ठीक है ना? सो यहां पे देखिए, मिस्टर टोरी के केस में, मिसेस टोरी के केस में मिस्टर ए और मिस्टर बी। 17,500 कहां से आ गया? ये जो पहले वाला क्लबिंग का पार्ट है वो वाला आ जाता है क्या? नहीं सर, ये इसका ही डिवीजन हो रहा है। तो 17,500 तो यही क्लब हो जाएगा। फिर जो बचता है 70,000 माइनस 17,500, 52,500 बचता है। उसको डिवाइड बाय 4 करिए। 13,125, 13,125, 13,125, 13,125। उसके बाद क्या करेंगे? ये तो मेजर है, बट ये जो माइनर है, तो स्पाउस का इनकम भी यहां क्लब होगा और माइनर का इनकम भी यहां क्लब होगा। और माइनर का क्लब क्या है? इसके लिए 1500 का डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहां पे टोटल अमाउंट आ गया, यहां पे नील आएगा वाइफ के केस में, क्योंकि वो तो क्लब हो गया है, बिकॉज वाइफ की प्रॉपर्टी तो है ही नहीं। मेजर सन के केस में हो जाएगा, बिकॉज एचईएफ के बाद के पार्टीशन का मिला हुआ है पैसा। पहले का मिला होता तो वो तो क्लब हो जाता। और माइनर सन का तो अभी भी क्लब हो जाएगा, क्योंकि वाइफ की इनकम कम है और हस्बैंड की इनकम ज्यादा है। ठीक है ना? सभी केसेस में ये अज्यूम किया गया कि मिस्टर टोरी मिसेस टोरी को और कोई इनकम है ही नहीं। चेक कर लीजिए ये वाला पार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे ये था कि ये एक आप भूल जाते हो, और ये एक क्लबिंग किया गया है और ये एक क्लबिंग किया गया है। चेक कर लीजिए, कोई डाउट है तो मुझे बताइए। आपका हो जाता है तो क्वेश्चन 7 हो गया है, मतलब 7 टाइप करिए चैट बॉक्स में। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या बोलते हैं। A proprietary business was started by Srimati Sonam Mundra in the year 2020. As on 1/4/2021, her capital in the business was 3 lakh rupees. Her husband Shri Vikas Mundra gifted 2 lakh rupees on 10/4/2021, which amount Srimati Sonam invested in her business on the same date, and she earned profits from her proprietary business for the financial year 1,50,000 and financial year 3,90,000. Compute the income to be clubbed in the hands of Sonam's husband. क्यों क्लब हो जाएगा? बिकॉज ये विदाउट कंसिडरेशन दिया हुआ, इसलिए क्लब हो जाएगा। व्हेन एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस इज इन्वेस्टेड इन प्रोप्राइटरी बिजनेस, देन प्रोपोर्शनेट शेयर इज कैलकुलेटेड एंड क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। सो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे? इनकम ऑफ सच बिजनेस मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ सच एसेट, एंड दिस इज सपोज्ड टू बी डिवाइडेड फाइनली, ठीक है, बाय द टोटल इन्वेस्टमेंट, डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे इसको डिवाइड कर देना। जिनके पास बुक प्रिंटेड है, ये प्रॉपर प्रिंट नहीं हुआ है, इस तरीके से है ये, ठीक है। आइएगा, सो इनकम फ्रॉम सच बिजनेस कितना है? 3,90,000 है, ये आ गया 3,90,000। कितना एसेट का वैल्यू इन्वेस्ट किया हुआ है? 2 लाख, ये 2 लाख हो गया, डिवाइडेड बाय 6,50,000 कहां से आया सर? ये देखिए, इनका 3 लाख ऑलरेडी है पहले से, राइट। उसके बाद आपने 2 लाख डाल दिए, और ठीक है ना, तो कितना हो गया? 5 लाख हो गया। उसके पहले से ऑलरेडी 6,000 मतलब 1,50,000 पहले के साल में आया था, तो 1,50,000 भी यहां ऐड हो जाएगा। तो मतलब खुद के 3 लाख थे,
हस्बैंड ने 2 लाख दिए, 5 लाख हो गए, 1 लाख 50 पिछले साल का प्रॉफिट आता, कुल मिला के 6 लाख 50। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस 6 लाख 50, अपना वैल्यू जो है एसेट का 2 लाख और 3 लाख 90 का प्रॉफिट है, तो 1 लाख 20 जो है ये हस्बैंड के हाथों में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर करके क्लब हो जाएगा, बचा हुआ जो है पार्ट बचा हुआ वाइफ के हाथों में ही रहने वाला है। ठीक है, income arising from accretion to transfer assets shall not be liable to clubbing. Assume net profit earned is retained in the business. वो assume क्या है, तभी तो ये 6 लाख 50 आया ना। अगर वो assume नहीं करते कि ये 1 लाख 50 बिजनेस के अंदर ही रहा है reinvested, तो वो आपका आंसर नहीं आ सकता था। Alternatively, one can also assume that 2021 में और 2022 में जो 1 लाख 50 अर्न किया है इसको reinvest नहीं किया है। ठीक है ना, आप दोनों केसेस से एग्जाम में सॉल्व करिए, या आप यहां करके अजम्पशन लिख सकते हो। इन सच केस 3 लाख 90 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, 3 लाख अपना था, 2 लाख हस्बैंड का था, 1 लाख 50 ऐड नहीं किया, तो उस केस में 1 लाख 56 होगा, ये क्लब हो जाएगा, बचा हुआ जो है वो वाइफ के हाथों में ही रहेगा। अगर आपका ये पार्ट हो चुका है तो मुझे प्लीज डन बताइएगा, अगर यस तो 8 टाइप करिए चैट बॉक्स में। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 9 सर। कोई डाउट यहां तक? यस सर, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है 9, नहीं है और 2-3 क्वेश्चन है, 9 10 11 है शायद से लास्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोलते हैं ये, मिस्टर सिंह इज अ ट्रेडर, पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम एंड दोज ऑफ द फैमिली मेंबर्स आर गिवन एज फॉलोज। ठीक है, दीज इनकम्स रिलेट टू द प्रीवियस ईयर एंडेड ऑन 31st ऑफ मार्च 2023, हमारी असेसमेंट ईयर के लिए है। इनकम फ्रॉम बिजनेस मिस्टर सिंह का 90,000, सैलरी डिराइव्ड फ्रॉम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय मिसेस सिंह, शी इज द प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन, मतलब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है 50,000। इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट्स डिराइव्ड बाय मास्टर दीप सिंह माइनर सन, दीज डिपॉजिट्स वर मेड इन द नेम ऑफ दीप सिंह बाय द फादर अबाउट 6 years ago। तो इनका इनकम ज्यादा है तो ये यहां पे जाना चाहिए। रिसीट्स फ्रॉम दी सेल ऑफ पेंटिंग्स ड्राइंग्स मेड बाय माइनर दीपाली सिंह, माइनर डॉटर ऑफ इज नोटेड आर्टिस्ट, तो अपने मेहनत से कमाया हुआ है, तो क्लब होगा क्या, नहीं होगा। इनकम बाय वे ऑफ लॉटरी अर्निंग्स बाय मास्टर दीपेंद्र माइनर सन, ये क्लब होना चाहिए, यहां क्लब होना चाहिए। डिस्कस व्हाट वुड हैपन एग्जैक्टली, आइए समझते हैं। सो देखिएगा, ये फाइनल आंसर यहां दिया हुआ है आपको। ये तो 90,000 तो मिस्टर सिंह का है, 50,000 तो मिसेस सिंह का है, तो वहां का वहीं रहेगा। ठीक है ना, सेल ऑफ पेंटिंग बाय माइनर डॉटर वहीं रहेगा, उनके स्किल से किया हुआ है वो। फर्स्ट माइनर सन यहां आएगा, एग्जाम्पशन मिलेगा। सेकंड माइनर सन लॉटरी आएगा, एग्जाम्पशन मिलेगा। बचा हुआ जो है ये मिस्टर सिंह के हाथ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा यू कैन से पैसा है, तो ये ग्रॉस हो गया, डिडक्शन तो है ही नहीं, ये नेट हो गया। एकदम सिंपल, एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं। सीएस एग्जीक्यूटिव एमसीक्यू, सीए में इंटर, सीए इंटर डिस्क्रिप्टिव, कम मार्क्स के लिए या क्लब्ड क्वेश्चन के साथ। चेक कर लो, हो गया है तो डन बताइए। कोई डाउट तो प्लीज लेट मी नो, नो डाउट तो भी लेट मी नो, तो अपन आगे बढ़ेंगे। Let's go to question number 10. Another easy question.
बालू इज करता ऑफ एचईएफ मेंबर्स, इनकम फ्रॉम बालूज बिजनेस, मिसेस बालू टैक्सेबल सैलरी ज्यादा है तो क्लबिंग यहां होगा। माइनर सन अर्निंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट यहां आ जाएगा। माइनर डॉटर प्रिया गिव अ डांस परफॉर्मेंस रिसीव रेम्यूनरेशन खुद केस में रहेगा। एक्स्ट्रा अर्निंग्स जो है 2 लाख रुपीज दीपक गॉट इट, दीपक मतलब माइनर सन, ये भी क्लब हो जाएगा। ठीक है, क्लबिंग कैसा होगा देखिएगा, मिसेस बालू अपना अमाउंट वहीं रखेंगे, मिस्टर बालू वहीं रखेंगे। क्लबिंग कहां होगा, क्लबिंग सर ये देखिए ये इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स है और उसका एग्जाम्पशन मिल जाएगा, क्लब यहां हो जाएगा क्योंकि इनका इनकम ज्यादा है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी भी सर क्लब यहीं हो जाएगा। डांस परफॉर्मेंस तो ये इनके हाथों में रहेगा बिकॉज उनका स्किल एंड ये सब है। ठीक है, चलिए सो इंटरेस्ट इनकम ऑफ माइनर्स एंड दीपक विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट नॉट इन द हैंड्स ऑफ द ग्रैंडफादर। व्हाई, बिकॉज ये पेरेंट के हाथ में ही क्लबिंग हो रहा है अगर माइनर सन होता है तो। ठीक है, चेक करिए, क्लियर है तो बताइए। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 11। आगे बढ़े। यस सर। आइए क्लबिंग का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Ram and Mrs. Ram are submitting the following details. Mrs. Ram receives salary 30,000 computed, taxable allowance 22,500 in which father-in-laws holds 25% equity share and herself holds 10% equity share. Ram receives salary this much computed from S Limited in which Mr. Ram, her sisters and brother hold 21%, मतलब substantial interest है. Ram is a 10% share in partner in EFG, a partnership firm which is engaged in the business of identical as to G Limited and receives this much as salary from the previous year. None of the relatives are having interest in the firm. Mrs. Ram is employed by the firm at a salary of 9,000. ठीक है ना? Interest on minor daughter's income from partnership firm is 43,500. Mrs. Ram transfer this much amount and this much amount to her daughter-in-law who invested in the partnership firm. Out of the interest, her daughter-in-law has purchased debentures of a particular company and received interest. Find out taxable income in the following assumptions. Ram is not a beneficial shareholder in G Limited throughout the previous year. Ram holds 10 shares in G Limited only during 15 days in a previous year. तो केस A और केस B, राइट। पहला केस में जहां पे नॉट अ बेनिफिशियल ओनर, सेकंड केस में जहां पे होल्ड्स 10 शेयर। ठीक है, दोनों की सैलरी लेता है। पहले सैलरी फ्रॉम जी लिमिटेड इन केस ए मिस्टर राम, सैलरी फ्रॉम जी लिमिटेड इन केस ऑफ मिस्टर राम। तो मिस्टर राम के केस में नहीं आएगा, क्यों? यहां क्लब हो जाएगा 30,000 प्लस टैक्सेबल अलाउंस 22,500, यहां पे देखिए 52,500। ठीक है, ये किसके केस में? मिसेस राम के केस में है। ठीक है, नेक्स्ट केस में देखिएगा सैलरी फ्रॉम एस लिमिटेड। ये देखिए यहां पे आपको एस लिमिटेड दिखाई देगा। कहां गया ये एस लिमिटेड? यहां था ना, नहीं रुको, ये रहा एस लिमिटेड। तो ये 11340 है, राम की सैलरी है, ये भी यहां क्लब हो जाएंगी। ठीक है ना, ऑब्वियस रीजंस क्लब होने के 11340, राइट। फिर सैलरी रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट 75,000, ये रहा यहां। कहां गया 75,000? ये रहा राम का है, ये 75,000 यहां आ गया सर। ठीक है, सैलरी फ्रॉम ईएफजी, ये रहा ईएफजी। तो ईएफजी का सैलरी कितना आया हुआ है? आइडेंटिकल है, 10% शेयर है यहां पे। तो उस केस में एग्जैक्टली क्या होगा? उस केस के अंदर में देखिए यहां पे 9,000 चला गया सैलरी फ्रॉम ईएफजी, ये वाला पॉइंट रहा 9,000। ठीक है ना, सैलरी। उसके बाद क्या करेंगे सर? इंटरेस्ट ऑन सन्स वाइफ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये देखिए यहां पे बात हो रही है कौन सी? ये 2000 की बात हो रही है क्या? नहीं सर, ये 2000 की बात नहीं हो रही है सर। 12% इंटरेस्ट जो आ रहा है डिबेंचर्स के ऊपर, उसकी बात हो रही है, वो यहां ऐड किया गया है 8,400। ये देखिए इसके ऊपर, तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, क्योंकि 12% का स्टेक है ना हमारा, तो ये आ जाएगा 8,400। इनकम ऑफ माइनर डॉटर, माइनर डॉटर ने कितना अर्न किया हुआ है इसमें, वो भी देखना है अपने को। 43,500 माइनस 1,500, ये देखिए 43,500 माइनर डॉटर माइनस 1,500 का एग्जाम्पशन मिल जाएगा, तो वो माइनस कर दीजिए, यहाँ पे ही आएगा। तो ये मिसेस राम और ये मिस्टर राम। अब इस केस के अंदर में अगर हमारे पास 10 शेयर्स हमने होल्ड किए हुए हैं,
तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में देखिएगा इनका इनकम यही होगा, क्लबिंग पूरा मिस्टर राम के केस में हो जाएगा, ठीक है। तो क्लबिंग यहां होगा जी लिमिटेड के केस में अगर हमने होल्ड किया हुआ है, तो अगर जी लिमिटेड में हमने होल्ड किया ही नहीं है तो मिसेस राम के केस में क्लब हो जाएगा, बिकॉज वहां हायर इनकम है। बात समझ पा रहे हो क्या? हाँ है ना, ठीक है। अच्छा सर पहला वाला क्लब क्यों नहीं किया हुआ है? ये 1973 जो है, ये देखिए 31 मई 1973 है, तो वहां पे क्लबिंग नहीं लगता है, ठीक है। यहां आप मिस्टेक कर सकते हो, इसको मार्क करके रखिएगा। मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, इसको अभी सेशन खत्म होने बाद एक बार फिर से देखिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक क्लबिंग। हमने काफी क्विकली 1 घंटे में पूरा क्लबिंग कंप्लीट करने की कोशिश की है, बट हम डिटेल में एक एक करके आगे गए हैं, ठीक है। आपने सेट ऑफ का चैप्टर अगर नहीं दिखा है लेक्चर, तो प्लीज जाकर के वो लेक्चर देख लीजिएगा। गो फॉर इट फास्ट, बाय बाय, टेक केयर।